पुरातात्विक विधियां एवं तकनीक के पार्ट 1 के तहत मैंने आप लोगों को पूरा स्थल के अन्वेषण एवं खोज तथा पूरा अवशेषों के तिथि निर्धारण के संबंध में कुछ पहलुओं पर चर्चा कर चुका हूं और अब पार्ट 2 के अंतर्गत मैं शेष पहलुओं पर चर्चा करने जा रहा हूं। पुरातात्विक साक्ष्यों के अध्ययन के दृष्टिकोण से मैंने इसके 3 विधियों की चर्चा की थी, जिसमें पहला सर्वेक्षण था, दूसरा एक्सकैवेशन और तीसरा डेटिंग सिस्टम था। जिसमें सर्वेक्षण के संबंध में मैं आप लोगों को बतला दिया हूं कि किस प्रकार 3 प्रकार के सर्वेक्षण किए जाते हैं। पहला सतही सर्वेक्षण, दूसरा आकस्मिक सर्वेक्षण और तीसरा साहित्यिक सर्वेक्षण। अब मैं दूसरे विधि के संबंध में अर्थात एक्सकैवेशन के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। एक्सकैवेशन के पूर्व मैं आपको मैरीन आर्कियोलॉजी के संबंध में बतलाऊंगा। मैरीन आर्कियोलॉजी की स्थापना एस.आर. राव के निर्देशन में गोवा के पणजी नामक स्थान पर भारत सरकार द्वारा की गई है और इसके तहत समुद्र तल में छिपे हुए पुरातात्विक सामग्रियों की खोज की जाती है। अर्थात समुद्र में पुरातात्विक सामग्रियों की खोज करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई है और इसकी उपलब्धि भी काफी अच्छी रही है। राव के निर्देशन में भगवान कृष्ण से संबंधित द्वारका नगरी, जो समुद्र में एक समय विलीन हो गया था, उसकी खोज सफलतापूर्वक की जा चुकी है और इसी प्रकार के अन्य खोजों के लिए पुरातत्वविद प्रयासरत हैं। अब हम देखेंगे दूसरी विधि एक्सकैवेशन, यानी कि दूसरा चरण एक्सकैवेशन का आता है। पुरातात्विक सामग्रियों के अध्ययन के दृष्टिकोण से पहला चरण सर्वेक्षण होता है, अर्थात टीलों की खोज की जाती है और जब टीलों की खोज कर ली जाती है, अर्थात पुरातात्विक स्थलों की खोज कर ली जाती है, तो उसके उपरांत एक्सकैवेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, अर्थात उत्खनन किया जाता है। उस भूमि के अंदर उत्खनन किया जाता है और पूरा सामग्रियों को बाहर निकालकर उसका अध्ययन किया जाता है। उत्खनन की 2 विधियां मुख्यतः प्रचलित हैं, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल अर्थात लंबवत खुदाई करना। जब हम किसी टीले की लंबवत खुदाई करते हैं तो उसे हम वर्टिकल खुदाई करते हैं। वर्टिकल खुदाई के अंतर्गत कुछ क्षेत्र विशेष में ही खुदाई की जाती है और स्तरीकरण का पता लगाया जाता है। यहाँ स्तरीकरण का अर्थ जमावों के विभिन्न स्तरों से है, अर्थात संस्कृतियों के विभिन्न स्तरों से है। स्तरीकरण के अंतर्गत जमावों के विभिन्न
स्तरों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। लंबवत खुदाई के द्वारा हम किसी भी संस्कृति या सभ्यता के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्टिकल का महत्व इस बात में है कि यह कम खर्चीला होती है, क्योंकि कम जगह में लंबा खुदाई किया जाता है और यह कम खर्चीला पड़ता है। यदि किसी संस्कृति या सभ्यता के संबंध में जब पुराविद पूर्ण जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उस स्थिति में हॉरिजॉन्टल अर्थात क्षैतिज या वर्गाकार खुदाई किया जाना आवश्यक होता है, ताकि उस संस्कृति या सभ्यता के विशेष में पूरी तरह जानकारी हासिल किया जाना संभव हो सके। हॉरिजॉन्टल खुदाई के अंतर्गत उस सभ्यता या संस्कृति के एक बहुत बड़े क्षेत्र में खुदाई का कार्य किया जाता है और यह अत्यंत खर्चीली प्रक्रिया भी है। एक्सकैवेशन अर्थात उत्खनन की दोनों प्रक्रियाओं के संबंध में हम जान चुके हैं। अब हम डेटिंग सिस्टम अर्थात पूरा स्थलों की खोज के तीसरे चरण के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। डेटिंग सिस्टम को हम दो भागों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं। एक पारंपरिक प्रणाली और दूसरा वैज्ञानिक प्रणाली। पारंपरिक प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता था और आज भी दिया जाता है। डेटिंग सिस्टम का अर्थ यह होता है कि जब हम उत्खनन के द्वारा पूरा अवशेषों को अर्थात भौतिक सामग्रियों को निकाल बाहर करते हैं या प्रकाश में लाते हैं, तो उसके बाद उसके तिथि निर्धारण की समस्या उठ खड़ी होती है। अर्थात पुराविदों के समक्ष यह बात सामने आती है कि गर्भ में छिपी हुई वस्तुएं किस काल की है, और जब तक उसका निर्धारण नहीं किया जाएगा, उसकी तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी, तब तक किसी काल विशेष के जानकारी या सही जानकारी मिलना संभव नहीं हो पाएगा। इस डेटिंग सिस्टम के तहत किसी भी पुरावशेष सामग्रियों की तिथि निर्धारित की जाती है। हम देखेंगे कि तिथि निर्धारण के अंतर्गत पारंपरिक कौन कौन सी पद्धतियां हैं। टिपोलॉजी अर्थात यह टाइप शब्द से बना है जिसका अर्थ प्रकार होता है, यानी कि प्रारूप प्रणाली विज्ञान। टिपोलॉजी टाइपोलॉजी के अंतर्गत उत्खनन में प्राप्त विभिन्न वस्तुओं के आकार प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों और सभ्यताओं या पुरा स्थलों से मिली वस्तुओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर तिथि निर्धारण का भी कार्य किया जाता है। पैलेंटोलॉजी अर्थात पूरा जैविकी डेटिंग निर्धारण की एक पद्धति है और इसके अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यह प्रक्रिया जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों तक ही सीमित है और मूलतः इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है और उनके तिथि निर्धारण का प्रयास किया जाता है। पोलिनोलॉजी का अर्थात परागकण विश्लेषण।
पोलिनोलॉजी परागकण विश्लेषण का एक विज्ञान है और इसके अंतर्गत हम जो पता करते हैं उसको हम पोलिनोलॉजी कहते हैं। प्राचीन काल में या अतीत कालीन भौतिक सामग्रियों में वनस्पतियों के अध्ययन या उनके तिथि निर्धारण में हम परागकण के विश्लेषण का सहारा लेते हैं। परागकण दलदली क्षेत्रों एवं जलीय क्षेत्रों में अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। पैटिनेशन का अर्थ पत्थर पर पैटिना के जमाव का अध्ययन होता है। पैटिनेशन पत्थर पर पैटिना के जमाव के अध्ययन की एक प्रक्रिया है और इसके द्वारा भी हम तिथि निर्धारण का संभावित अनुमान लगाते हैं। किसी भी पत्थर पर या चट्टान पर पैटिनेशन के तहत पैटिना के जमाव की मात्रा के आधार पर उस पत्थर के अवधि ज्ञात की जाती है और जिस स्थान पर वह चट्टान मिलता है उसके आधार पर वहाँ के जमावों का बसावों का अध्ययन किया जाता है और तिथि निर्धारण का प्रयास किया जाता है। फ्लोरीन नाइट्रोजन विधि हम देखते हैं कि किसी भी प्राणी की मृत्यु के बाद उसमें फ्लोरीन की मात्रा बढ़ती जाती है, अर्थात उसके अस्थियों में फ्लोरीन का जमाव अधिक होता जाता है, जबकि उसी अनुपात में नाइट्रोजन की मात्रा कमती जाती है। तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन को मापकर पुराविद इस बात का पता लगाते हैं कि अमुक वस्तु कितनी पुरानी है और यह सजीव प्राणियों में ही संभव है, अर्थात जीव जंतुओं के अध्ययन में यह उपयोगी है। पीएच वैल्यू के तहत मिट्टी अम्ल था या क्षार था, उस समय वहां की वनस्पतियां कैसी रही होगी, इन सभी बातों का ज्ञान या अध्ययन पीएच वैल्यू के द्वारा किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक कार्बन मेथड। कैल्शियम कार्बोनेट, ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक कार्बन मेथड के द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में पता लगाया जाता है। चमड़ा भी एक पारंपरिक तिथि निर्धारक वस्तु है और हम देखते हैं कि नागपुर के नया कुंड में जो जूते मिले थे चमड़ा के, उसके आधार पर वहां के महाअश्म की तिथि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार पारंपरिक तिथि निर्धारक विधियों में मृद भांड, मुहर, सिक्के आदि भी शामिल हैं। कई कालों में ऐसे मृद भांड मिले हैं, ऐसे मुहर मिले हैं, ऐसे सिक्के मिले हैं जो अपनी पहचान और विशेषता संजोए हुए हैं। सीलों पर जहां लिखावट होती है, सिक्कों पर जहां लिखावट होती है, वहीं
इनमें कुछ पर तिथियां भी अंकित होती है और इस प्रकार मृदभांड, मुहर और सिक्के आदि भी तिथि निर्धारण में सहायक हैं। अब हम देखेंगे साइंटिफिक मेथड या क्रोनोमेट्रिक डेटिंग मेथड। साइंटिफिक डेटिंग मेथड या क्रोनोमेट्रिक डेटिंग मेथड बोथ आर सेम, दोनों एक हैं। इनके अंतर्गत हम एक एक कर सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। समय के विकास के साथ साथ मानव प्रगति की ओर अग्रसर होता रहा है और वह अब वैज्ञानिक युग में पहुंच चुका है। अब पारंपरिक पद्धति की तुलना में साइंटिफिक डेटिंग मेथड पर अधिक जोर दिया जाता है और इस मेथड के द्वारा करोड़ों वर्ष पूर्व, अरबों वर्ष पूर्व के वस्तुओं की सटीक तिथि निर्धारित भी की जाती है। साइंटिफिक मेथड या क्रोनोमेट्रिक डेटिंग मेथड एक आधुनिक मेथड है और इसके अंतर्गत कई डेटिंग मेथड प्रचलन में आए हैं। पहला रेडियो कार्बन मेथड या कार्बन 14 पद्धति। पुराने भौतिक अवशेषों के तिथि निर्धारण के लिए कार्बन 14 पद्धति अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक है और यह काफी प्रचलित भी है। इस पद्धति का प्रतिपादन वर्ष 1949 में लीवी ने किया था। रेडियो कार्बन मेथड को कार्बन 14 पद्धति भी कहा जाता है। कार्बन 14 पद्धति पुराने वस्तुओं के आयु निर्धारित करने की एक पद्धति है और इसके अंतर्गत यह मान्यता अंतर्निहित है कि कोई भी सजीव वस्तु में, चाहे वह प्राणी हो, जंतु हो या पेड़ पौधे हो, कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा एक निश्चित अनुपात में निहित होती है। लेकिन जब वह व्यक्ति या वनस्पति निष्प्राण हो जाता है तो कार्बन 14 का क्षय होना शुरू हो जाता है। अर्थात कार्बन 12 कार्बन का एक अस्थायी आइसोटोप है, जबकि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और वह अस्थायी है। तो जब किसी व्यक्ति की मौत होती है या कोई पेड़ पौधा सूख जाता है अर्थात निष्प्राण हो जाता है, तो उसके बाद उसके अंदर से कार्बन 14 का क्षय होना शुरू हो जाता है। अर्थात कार्बन 14 धीरे धीरे विघटित होने लगती है, जबकि कार्बन 12 अस्थायी रूप से संचित रहता है। कार्बन 14 का अर्ध आयु 5730 वर्ष निर्धारित किया गया है। अर्थात कार्बन 14 5730 वर्षों के भीतर अपनी आधी मात्रा समाप्त कर देती है और इसी के आधार पर कार्बन 14 पद्धति के आधार पर किसी भी जंतु या वनस्पति की आयु निर्धारित की जाती है। इसका मुख्य आधार यह है कि कार्बन 14 की मात्रा को कार्बन 12 की मात्रा के साथ
मिलाकर मापा जाता है और जिस अनुपात में कार्बन 14 कार्बन 12 की तुलना में कम होता है, उसी को आधार मानकर आयु निर्धारित की जाती है कि अमुक व्यक्ति या अमुक अवशेष कितनी पुरानी है। इसके लिए कार्बन 14 पद्धति के अंतर्गत सर्वाधिक उपयुक्त काष्ठ कोयला होता है। चूंकि लकड़ी के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है और यह जल्द समाप्त नहीं होता है, इसलिए इसके लिए सबसे उपयुक्त वस्तु लकड़ी का कोयला ही होता है और उसी को मुख्य रूप से परीक्षण के तौर पर या नमूना के रूप में लिया जाता है। लेकिन रेडियो कार्बन मेथड अर्थात कार्बन 14 पद्धति के आयु निर्धारण की अपनी सीमाएं भी हैं। चूंकि यह 50,000 से 70,000 वर्षों तक की ही आयु निर्धारित कर सकता है। इस मेथड के द्वारा हम मैक्सिमम 70,000 वर्ष तक के पुराने अवशेषों की ही आयु निर्धारित कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। ऊष्मा दीप्ति तिथि विधि दूसरा हम देखेंगे। जो पूरा अवशेषों के अर्थात पुराने वस्तुओं के आयु निर्धारण की विधि है, वह है ऊष्मा दीप्ति तिथि विधि, जिसको हम थर्मोल्यूमिनेशंस कहते हैं। इसके अंतर्गत मृद भांड, मृद पात्र अर्थात मिट्टी के बर्तन, चूना, बर्फ और ज्वालामुखी लावा आदि का अध्ययन किया जाता है। इस विधि के तहत इन सभी का तिथि निर्धारण किया जाता है। किसी भी पदार्थ को जलाने पर जो ताप निकलता है, यानी कि जो ताप उत्सर्जित होता है, उसी को हम ऊष्मा दीप्ति कहते हैं। और इस विधि के अंतर्गत तो उत्सर्जित ताप के आधार पर ही किसी भी वस्तु विशेष की आयु निर्धारित की जाती है। इस विधि के अंतर्गत एक उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, जैसे मृद भांड या मृद पात्र अर्थात मिट्टी के बर्तन। विभिन्न संस्कृतियों एवं सभ्यताओं के अंतर्गत हमें दबे हुए अनगिनत मृद भांड और उसके पात्र मिलते हैं, जिसका अध्ययन कर हम उसकी तिथि का निर्धारण करते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि यह बात इस तर्क पर आधारित है कि जब प्राचीन काल में पके हुए मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के बर्तन को 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर लगभग पकाया गया होगा, तो उस समय उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। अर्थात 400-500 डिग्री सेल्सियस के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, पूरी तरह निकल जाता है। और जब उसी पात्र को पुराविद 500 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और जिसे हम गलो या स्फुरन कहते हैं। यही गलों की मात्रा को अर्थात ऊष्मा दीप्ति तिथि विधि के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की मात्रा को मापा जाता है और उसके द्वारा वस्तु की तिथि निर्धारित की जाती है। 3
पोटेशियम ऑर्गन विधि। पोटेशियम ऑर्गन विधि के अंतर्गत पाषाण अर्थात पत्थर और ज्वालामुखीय राखों का अध्ययन विशेष प्रकार से किया जाता है और इनकी तिथि निर्धारित की जाती है। पोटेशियम ऑर्गन विधि मुख्य रूप से इस बात पर आधारित है कि K40 अर्थात पोटेशियम 40 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और वह 1.3 बिलियन वर्ष में A40 में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसके आधार पर हम तिथि निर्धारित करते हैं कि अमुक वस्तु कितनी पुरानी है। पोटेशियम ऑर्गन विधि पाषाण और ज्वालामुखी विस्फोट के तिथि निर्धारण के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके तहत लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व तिथि की निर्धारण किया जा सकता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसी भी चट्टान में या ज्वालामुखीय राख में या लावा में ऑर्गन की उपस्थिति कितनी है। जैसे हम देखते हैं कि कार्बन 14 पद्धति के अंतर्गत कास्ट कोयला सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, उसी प्रकार पोटेशियम ऑर्गन विधि के अंतर्गत माइका और फिलस्फर ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। कारण माइका में 80 से 100% ऑर्गन की मात्रा होती है और फिलस्फर में भी 50 से 80% ऑर्गन की मात्रा होती है। 4 जियोक्रोनोलॉजी। जियोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों में हुए जमावों का अध्ययन किया जाता है। हम देखते हैं कि कोई संस्कृति या अवशेष या ढेर एक कालिक होता है तो कोई बहुकालिक होता है, अर्थात एक स्तरीय होता है, कोई द्विस्तरीय होता है और कोई बहुस्तरीय होता है। तो वह विभिन्न स्तरों का जमाव एकाएक नहीं होता है बल्कि धीरे धीरे होता है। तो हम जमावों का अध्ययन करने के लिए जियोक्रोनोलॉजी का सहारा लेते हैं और उसी के आधार पर तिथि का निर्धारण करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के तलहटियों में गादों का जमाव धीरे धीरे होता है और प्रति वर्ष लगभग कुछ मिलीमीटर से लेकर 30 से 40 सेंटीमीटर तक जमाव होता है। तो इसमें इस विधि के अंतर्गत अर्थात जियोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत प्रति वर्ष जमाव के अध्ययन के आधार पर तिथि निर्धारित की जाती है। 5 डेंड्रोक्रोनोलॉजी अर्थात वृक्ष वलय। वृक्षों में कहीं कहीं वृक्षों में आमतौर पर प्रतिवर्ष वलय का निर्माण होता है और सूखे क्षेत्रों में अधिक समय लगता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी
डेटिंग मेथड का विकास अमेरिका के डगलस ने किया था और उसका मूल उद्देश्य अमेरिका में अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में विलुप्त हुए रेड इंडियन के संबंध में पता लगाना था। रेड इंडियन प्रजाति के संबंध में पता लगाने के मद्देनजर डगलस ने डेंड्रोक्रोनोलॉजी का विकास किया, लेकिन आगे चलकर यह वृक्षों की आयु निर्धारित करने का एक सुंदर तरीका बना और डेंड्रोक्रोनोलॉजी के तहत वृक्ष की आयु उसके वलयों को गिनकर अर्थात रिंग्स को गिनकर की जाती है। यूरेनियम डेटिंग मेथड हम देखेंगे कि पृथ्वी की आयु या चट्टानों की आयु यूरेनियम डेटिंग मेथड के द्वारा निर्धारित की जाती है। हम यह भली भांति जानते हैं कि चट्टानें सबसे पुरानी होती है, अर्थात पृथ्वी निर्माण के साथ ही चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो उतने पुराने वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए ये सारे विधियां सक्षम नहीं हैं और उनके लिए हम यूरेनियम डेटिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम डेटिंग मेथड के द्वारा पुराने चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। अभी हाल फिलहाल में डीएनए जांच पद्धति का भी तिथि निर्धारण में प्रयोग किया जा रहा है। सजीव प्राणियों के आयु निर्धारित करने के लिए या वे कहां से आकर बसे थे, इसके लिए डीएनए पद्धति का भी प्रयोग किया जाने लगा है। अभी हाल फिलहाल में ही भारत सरकार ने प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा के राखी गढ़ी में इस सिस्टम को लागू किया है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। धन्यवाद।